उनका एक ही था कि मुझे राष्ट्र धर्म निभाना है, और ये भावनाओं में प्रबल थे कि सर्वे धर्मा राज धर्मेशु चोक्ता। आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई मायने नहीं रखता अगर आपके पास राष्ट्र धर्म नहीं है तो। माने आपने अगर राष्ट्र धर्म को अपना लिया तो बेटा कोई भी धर्म अपनाने की जरूरत नहीं। ये राष्ट्र धर्म बेटा अपना निभाया कैसे जाता है? राष्ट्र के कुछ नियम है, जैसे किसी भी राष्ट्र को बेटा चलाने के लिए उसका संविधान है कि नहीं है? मैं एक उदाहरण से बेटा आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे देश में ड्राइविंग लेफ्ट में कि राइट में है? हम जब ड्राइविंग करते हैं तो लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं कि राइट हैंड ड्राइव करते हैं? बताओ। अरे प्रतिदिन गाड़ियों में बैठ के जाते हैं, चलाते नहीं, कम से कम चलाते लोगों को देखते तो हैं। सड़क के हम बाईं तरफ चलते हैं कि दाईं तरफ चलते हैं? है बेटा? सड़क के बाईं तरफ चलते हैं कि दाईं तरफ चलते हैं? बाईं तरफ चलते हैं ना। अरे बाईं तरफ चलते हैं कि चलते? लेफ्ट हैंड ड्राइव है हमारे। अच्छा, मैं केवल बेटा आपको राष्ट्र धर्म समझा रहा हूं कि मानो सारे के सारे लोग इस बात का पालन कर ले कि हमें लेफ्ट हैंड ड्राइव करनी है, तो बताओ दुर्घटना होगी क्या? भाई आप अपने रास्ते जाएंगे, स्पीड ब्रेकर है, वो ब्रेकर किस लिए है? कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। रेड बत्ती किस लिए है? गाड़ी को रोकने के लिए। ग्रीन बत्ती किस लिए? आपको चलाने के लिए। जब डाइवर्सन दे रखा है, वो गाड़ी को मोड़ देंगे तो दुर्घटना बेटा नगण्य संभावनाएं होंगी नहीं। गड़बड़ क्या होती है कि आप अपना धर्म निभा रहे हैं कि मुझे तो लेफ्ट चलना है, और किसी एक ने धर्म को नहीं निभाया, वो राइट आ गया, तो क्या होगा? आपस में टकराव होगा। तो अपने अधिकारों को का दोहन करते हुए दूसरे के अधिकारों की रक्षा करना बेटा राष्ट्र धर्म है। कि मैं मेरे अधिकार को ले रहा हूं तो मेरे अधिकार को लेते समय मैं इस बात का ध्यान रखो कि सामने वाले के अधिकारों को तो मैं कहीं ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। ये बेटा राष्ट्र धर्म है। मैं एक कहानी बेटा आपको सुनाता हूं छोटे से। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। जिन्होंने बेटा राष्ट्र धर्म अपनाया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हमारा एक एशिया का देश है जापान, आप सभी जानते हैं। उसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। दूसरा जब बेटा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के 2 महानगरों के ऊपर परमाणु बम गिरवाए गए थे। हिरोशिमा क्रमशः और नागासाकी गिराए थे ना। अब आप देखिए कि 1945 में जो जापान था और 1947 में जो भारत था, जापान को हम 2 साल आगे और लेके आते हैं। माने 15 अगस्त 1947 को जो भारत था और 15 अगस्त 1947 को जो जापान था, उन दोनों का अगर बेटा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कौन से देश की स्थिति आपको ठीक लगेगी? जापान की कि भारत की? आप बताओ। अरे भारत अच्छी स्थिति में था 1947 में कि जापान था? जापान तो बेटा पूरा तबाह हो चुका था। परमाणु बम गिराने के बाद 2 साल तक तो जापान की सरकार गणना करने में लगी थी कि कितने लोग मारे गए, सूद भी नहीं थे। माने 15 अगस्त 1947 को बेटा दोनों देशों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो भारत जापान से कई बेहतर स्थिति में था। लेकिन आज केवल राष्ट्र धर्म ना निभाने के कारण भारत पीछे है, और वो लोग राष्ट्र धर्म निभाने के कारण एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर के आए हुए हैं। कारण बेटा उन सभी में राष्ट्रभक्ति है। कैसे है? एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। जापान में बेटा एक कंपनी थी जो जूता बनाती थी, और कंपनी में जितने भी लोग काम करते थे उन लोगों ने एक दिन निश्चय किया कि हम अपनी तनख्वाह को बढ़वाएंगे, अपनी पगार को बढ़ाएंगे, अपनी सैलरी को बढ़वाएंगे। और ये सोचकर उन्होंने स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी। और हड़ताल करने से पहले उन्होंने तय किया कि देश को तो नुकसान नहीं होना चाहिए और कंपनी को फायदा नहीं होना चाहिए, ऐसा हम काम करेंगे। देखो कितनी बड़ी प्रबल भावना। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि देश को तो नुकसान ना हो और कंपनी को फायदा ना हो? अर्थशास्त्र में बेटा एक नियम है कि एक कंपनी के 2 सिस्टम है, एक इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट। किसी भी कोई भी कंपनी तब तक बेटा घाटे का सौदा नहीं रहती जब तक उसका इंपोर्ट सिस्टम बंद नहीं हो जाता। माने इसमें कच्चा माल आएगा तो प्रोडक्शन तो होगा, ये हो सकता है कि उसका प्रोडक्शन जमा हो जाएगा लेकिन कंपनी को फायदा नहीं होगा, लेकिन राष्ट्र को नुकसान नहीं होगा।
क्योंकि कच्चा माल आ रहा है। तो उन सारे मजदूरों ने बेटा क्या किया कि हम स्ट्राइक करेंगे, लेकिन स्ट्राइक करेंगे तरीके के साथ। तो उन्होंने तरीका क्या लगाया कि हम जूता तो बनाएंगे, जैसे कि मानो बेटा एक आदमी एक दिन में एक जोड़ी जूते बनाता है, तो जूते कितने बनाता है वो? 2 बनाता है ना, एक लेफ्ट पैर का एक राइट पैर का। तो लोगों ने तय किया कि हम जूते तो बनाएंगे, लेकिन एक पैर के जूते बनाएंगे, दूसरे पैर का नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने बेटा लेफ्ट पैर के जूते बना दिए। 1 महीने तक स्ट्राइक चली। अच्छा एक बात बताओ कि जितना कच्चा माल 2 जूतों में लगता है उतना ही लगेगा ना, चाहे तो वो एक पैर हो या दोनों लेफ्ट पैर के हो, माल तो बराबर ही लगेगा। इंपोर्ट सिस्टम चालू रहा, बंद नहीं हुआ। 1 महीने तक बेटा स्ट्राइक चले और 1 महीने के बाद कंपनी प्रशासन ने मजदूर लोगों की सूद ले और सूद लेने के बाद उनकी मांगे माने, और मांगे मानने के बाद उन लोगों ने तय किया कि आज हम वो काम करेंगे कि राष्ट्र को फिर भी नुकसान ना हो, लेकिन कंपनी का जितना नुकसान पहले हुआ है उस नुकसान की भरपाई हम आज कर देंगे। तो उन्होंने बेटा 1 महीने के बाद क्या किया कि पिछले 1 महीने से लेफ्ट पैर का जूता था, अब कोई कंपनी बेटा एक पैर के जूते को बेच सकती है क्या? नहीं बेच सकती ना। तो 1 महीने के बाद जो लोग स्ट्राइक पे आए तो उन्होंने तय किया कि आज हम राइट पैर का जूता बनाएंगे, और अगले 1 महीने तक राइट पैर का जूता बना दिया। तो ना तो देश को नुकसान हुआ और ना कंपनी को नुकसान हुआ। एक उनका तरीका है बेटा अपनी मांगे मनवाने का, और जापान का इतिहास पढ़ के देखिए आपको हजारों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। और एक हमारा तरीका है, हम जब बेटा कोई स्ट्राइक करते हैं तो हम अपनी स्ट्राइक की तुलना इस बात से करते हैं कि कितनी कामयाब है, कि राष्ट्र की संपत्ति को कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों को हमने परेशान किया है, कितनी गाड़ियों को हमने जलाया है, कितने पेड़ हमने काटे हैं, कितनी राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान किया हमने। हमारा मानक बेटा स्ट्राइक का ये है। तो आज से हम इस तरीके से काम करेंगे बेटा, धर्म हमारा केवल एक, राष्ट्र और मैं जाति की बात करता हूं। आज हम भिन्न भिन्न जातियों में बटाएं, ये राष्ट्र की बेटा जो आत्मा थी ना वो करा रही है। वो कहती है कि संप्रदाय में बटा, धर्मों में बटा, जातियों में बटा, ये समाज मेरी भलाई नहीं कर सकता। तो आज से बेटा हम सब की जाति एक, क्या मनुष्य, हम सब का बेटा एक सार्वजनिक जीवन होता है, एक हमारा निजी जीवन है। समझते हो इन बातों को? हमारा निजी जीवन कौन सा? जो हमारे घर की दहलीज के अंदर है। मान लीजिए जो ही हम घर से बाहर आते हैं तो हमारा निजी जीवन समाप्त हो जाता है, हमारी प्राइवेट लाइफ खत्म हो जाती है, हमारी पब्लिक लाइफ शुरू हो जाती है, सार्वजनिक जीवन हमारा शुरू हो जाता है। और जब हम सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो हमारी जाति केवल एक मनुष्य। घर के अंदर रहे तो अपनी अपनी जाति में व्यवहार करें, कोई बात नहीं, लेकिन जाति बेटा, वो जाति हमारे राष्ट्र के बीच में नहीं आनी चाहिए। हम सब ने अपनी जातियों के लिए, क्षेत्र के लिए, धर्म के लिए, संप्रदाय के लिए बेटा राष्ट्र धर्म को हमने छोड़ दिया, हम उसको भूल गए। इन छोटी छोटी बातों को बेटा अगर आप अपने जीवन में लेके आएंगे तो राष्ट्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको बेटा कोई पानी पिलाए, आपको कोई पानी पिलाए और आप देखिए कि आप बदले में चाहे उसके लिए कुछ भी ना करें। भाई मानो आपको बहुत ज्यादा प्यास थी और आपको कोई पानी पिलाने वाला कोई था नहीं, और किसी एक आदमी ने दया भाव से बेटा आपको पानी पिला दिया। अब बदले में आप चाहे जिंदगी भर उस आदमी के बदले में कोई काम ना करें, लेकिन उपकृत के भाव, कृतज्ञता के भाव, एहसानमंद के भाव आपका जिंदगी भर रहेंगे कि मुझे कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, तब जाके उस आदमी ने मुझे पानी पिलाया। नहीं बोलते ना? मानी 1 गिलास पानी के प्रति बेटा हमारे भाव इतने प्रबल हो जाते हैं तो इस राष्ट्र के सुबह से लेकर शाम तक असंख्य रुपयों के संसाधनों का हम फ्री में उपयोग करते हैं। तो थोड़ा बेटा देना सीखें। कई बार एक बात कहते हैं कि राष्ट्र और समाज से क्या लेना देना, कहते ना हमें क्या मतलब है। तो लेने देने की बात तो बेटा बहुत छोटी बात है। आप अपने घर में कमरा कोई होगा, अपने कमरे को बेटा जिसका स्क्वायर फुट 150 वर्ग फीट हो, माने उसकी चौड़ाई 10 फीट हो, लंबाई उसकी 15 फीट हो, उस कमरे को आप एक दिन बंद कर दें और दीवार पे तारीख लिख दें कि इस तारीख को मैंने इस कमरे का दरवाजा बंद किया, और 1 साल तक बेटा उस कमरे को आप खोलो मत, बंद रखो। 1 साल के बाद जब आप कमरे को खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बेटा? मकड़ी की जाले। और अगर छत कच्ची होगी, फर्श कच्चा, तो क्या मिलेगा? पानी नीचे आएगा, खरपतवार उगेगी ना।
होता कि नहीं होता ऐसा? जबकि कमरे का स्क्वायर फीट कितना था? 150 स्क्वायर फीट। माने 150 स्क्वायर फीट के कमरे को आपने 1 साल तक नहीं संभाला तो 32,86,263 वर्ग किलोमीटर में बेटा फैला राष्ट्र है, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं, तो इसकी सीमाएं कैसे सुरक्षित रहेंगे? नहीं रह पाएंगे ना, नहीं रह पाएंगे बेटा। कई बार कहते हैं कि राष्ट्र समाज से क्या लेना देना। बेटा लेने देने की बात तो बहुत छोटी बात है, और ये बिल्कुल ठीक वैसी है जैसे कि मानो आपने बेटा बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाए और आप बैंक में गए बेटा, 1,000 रुपए का आपने वाउचर भरा, बैंक वाले ने आपको 1,000 रुपए दे दिए, फिर आप 2,000 का वाउचर भर के गए। माने जब तक आपकी 10,000 रुपए की जमा पूंजी बैंक में है, बैंक वाला आपको देता रहेगा, मना नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आपकी बैंक में जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, बैंक वाला क्या करेगा बेटा? नहीं देगा ना, बोल देगा कि नो मोर मनी। उस दिन आपकी बैंक में आपकी जमा पूंजी समाप्त हो गई। तो राष्ट्र समाज की बेटा बिल्कुल वैसी बात है कि जब आपने राष्ट्र समाज को कुछ दिया ही नहीं तो आप लेने की उम्मीद कैसे करते हैं? नहीं कर सकते। फिर भी कहते हैं कि लेना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं तो लूंगा। एक बात और कहना चाहता हूं, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मानो बेटा आपको कोई 7 स्टार फैसिलिटी का मकान बना के दिया, 7 स्टार फैसिलिटीज, किसी द्वीप के ऊपर, टापू के ऊपर, आइसलैंड के ऊपर, और 10 साल में आपकी जो जो जरूरतें होंगी, जो जो सुविधाएं आपको चाहिए, आपको वह बेटा पहले दिन प्रोवाइड करके छोड़ दी, और आपको बाई एयर वाला लैंडिंग किया गया। करना क्या है कि आपको वहां अकेले को रहना है, जो आपकी जरूरतें को सामान होगा सारा पहले दिन छोड़ दिया। करना क्या है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, ना तो फोनिकली ना फिजिकली, आप कहीं जाएंगे नहीं, आपके पास कोई आएगा नहीं। तो कहता हूं, मैं बेटा आपसे पूछता हूं कि आप 10 साल तक रह पाएंगे? बताओ, रह पाएंगे क्या? 10 साल तो दूर की बात है, अगर आपको ये बात पहले दिन बता दी जाए कि आपको हम कल वहां छोड़ेंगे, अकेले को रहना है, तो जो हमें छोड़ के जाएगा ना उसी का पल्लू पकड़ लेंगे कि हम नहीं रहने वाले। देखो बेटा, सारी सुख सुविधाएं थे, क्या नहीं था? हमारी मां नहीं थे, हमारे पिताजी नहीं थे, हमारे भाई नहीं थे, हमारे चाचा ताऊ नहीं थे, हमारे रिश्तेदार नहीं थे, हमारे पड़ोसी नहीं थे, और ये सारे मिलकर बेटा समाज का निर्माण करते हैं, और जैसा समाज वैसा राष्ट्र। तो माने राष्ट्र और समाज के बिना बेटा हमारा कोई अस्तित्व नहीं, ये है तो हम हैं। तो आज से थोड़ा थोड़ा बेटा इस दिशा में सोचने लग जाएं। कई बार लगता है कि हमें कोई अलग से 10 साल का समय चाहिए कि राष्ट्र के लिए काम करने के लिए, नहीं। आप ईमानदारी से पढ़ने लग जाओगे तो भी बेटा राष्ट्र की सेवा है। अपने अध्यापकों का काम मानोगे तो भी राष्ट्र की भक्ति है, माता पिता का काम मानोगे तो भी राष्ट्र की भक्ति है। कर पाओगे ऐसा? अच्छा, कौन कौन बच्चे इस तरीके से सोचने लगेंगे? आज से हाथ खड़ा करेंगे। आपने केवल सोचना है, काम तो अपने आप बन जाएगा, केवल आपने सोचना है। हैंड्स डाउन बेटा। सभी बच्चों का बेटा शुक्रिया। पुनः आपको जो हमारा 77वां गणतंत्र दिवस था, उसकी आपको पुनः ढेरों शुभकामनाएं। और इस दिवस को मनाने की सार्थकता तभी रहेगी जब इसके बारे में बेटा हम सोचेंगे थोड़ा बहुत। पूरा विद्यालय परिवार का पूर्ण आभार, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे बच्चों को यहाँ करके आज प्रेरित किया, राष्ट्र भावना से प्रेरित किया। राष्ट्र भावना वो पवित्र गंगा है जिसमें जो भी गोता लगाता है उसका तन ही नहीं मन भी पवित्र हो जाता है। सही बताया सर ने, जापान जर्मनी जैसे देश दूसरे विश्व युद्ध में खत्म हो गए थे, मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गए थे, और आज वे विकसित देश हैं। हमारा देश विकासशील देश है, अभी विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कल लाल किले की प्राचीर से कहा था कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, ठीक है, और आज तक विकास कर रहा है, वे विकसित देश बन चुके हैं, क्योंकि वे उस देश के नागरिक जो है कोई भी काम करते हैं वो राष्ट्र हित में करते हैं। और हमारे यहाँ थोड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार ज़्यादा है, सुधरने में समय तो लगेगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू बेटा।